नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। एमएसएमईज को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन माना जाता है। इनका कई मोर्चों पर काफी अहम योगदान है। देखा जाए तो अनिश्चितता किसी भी कारोबार के लिए सही नहीं है। ऐसे में मौजूदा ग्लोबल उठापटक के बीच एमएसएमईज कैसी रणनीति अपनाएं, इस सेशन में हम इसका लेंगे जायजा। हमारे साथ होंगे विनोद कुमार, प्रेसिडेंट इंडिया एसएमई फोरम। विनोद जी, जो एमएसएमईज निर्यात के क्षेत्र में हैं, वो मौजूदा समय में असमंजस में हैं। अगले कदम को लेकर उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि बदलते समीकरणों के बीच वो अपने कारोबार को नई दिशा दे सकें? हम लोग ज्यादा से ज्यादा एमएसएमईज को कैसे एक्सपोर्ट में लेके आए इस करंट एग्जिस्टिंग समय में, जहां पे ग्लोबल सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज एक्टिवली ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही हैं चाइना के लिए और बाकी जगहों के लिए। इंडियन एमएसएमईज तो वेल पोजिशन्ड हैं, जहां पे भी हाई डिमांड है, लो बैरियर कंट्रीज हैं, वो सब तो बहुत इजी हैं इंडियन एमएसएमईज के लिए। मैं ये मानता हूं कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के पास एक यूनिक ग्लोबल एज है, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है कि वो इनोवेट कर सकें, किसी भी कॉन्स्ट्रेंट में कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस को नेविगेट कर सकें और वैल्यू ड्रिवन जो सॉल्यूशंस हैं उनको दे पाएं या दे सकें। स्पेशली जहां तक प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स का बात आ रहा है, या हम लोग कंपटीशन की बात कर रहे हैं, या उन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की बात कर रहे हैं जहां पे हाई डिमांड है या लो बैरियर है। देखिए 2024-25 में अगर आप देखें टोटल एक्सपोर्ट्स इंडिया का, तो 820 बिलियन एक्चुअली यूएस डॉलर्स का हम लोग ने एक्सपोर्ट किया है, जिसमें एमएसएमईज का जो योगदान है वो करीबन 45.8% है। इससे ही समझ आ सकता है कि कितना क्रिटिकल रोल है इंडिया के ग्लोबल ट्रेड में एमएसएमईज का। और जितने हमारे पास एमएसएमईज है, अगर उसमें से और भी एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दें, एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करें, तो मुझे लगता है कि भारत के लिए जो सक्सेस है इंटरनेशनल मार्केट्स में वो दूर नहीं है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत की सरकार कर रही है, ये सब बेसिकली हमारे कॉस्ट्स को रिड्यूस करने के लिए और ग्लोबल रीच को बढ़ाने के लिए ही कर रही है। विनोद जी, इस डिजिटल दौर में अपडेटेड रहने के लिए उद्यमी क्या करें? नए रीजन्स, नए मार्केट्स और नई प्रोडक्ट कैटेगरी पर आपकी क्या राय होगी? बहुत सारी सेक्टर स्पेसिफिक इनसाइट्स जो मुझे लग रहा है अवेलेबल हैं डीजीएफटी से, ईपीसी से, ग्लोबल ट्रेड वेबसाइट से, जहां से एमएसएमईज को इजीली बायर प्रेफरेंसेस, कंपेटिटिव इंटेंसिटी, प्राइसिंग ट्रेंड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये सब के बारे में पता चल सकता है। और कैसे एक एमएसएमई और एक रास्ता है जहां पे एमएसएमई अपना मार्केट एंट्री उस देश में कर सकता है, वो है कि आप उस देश में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढे, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे, या एजेंट ढूंढे, या एक लोकल आदमी ढूंढे जिसको आप एज एन एम्प्लॉय रखें। एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। भारत का हर ट्रेड मिशन इंटरनेशनली ये इंफॉर्मेशन देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज की तारीख में, ये व्यूका वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल कंज्यूमर बिहेवियर ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ बाइंग आल्सो इन द कंट्रीज इज हैपनिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी अगर हम लोग चेक करें, वी विल कम टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन। सबसे पहला हमको ये देखना पड़ेगा कि कैसे एमएसएमई जो है स्केल बढ़ाए अपने बिजनेस का, मार्केट को एक्सेस करने की कोशिश करे। उसके बाद हम लोग रेगुलेशंस या कंप्लायंस के बारे में देख सकते हैं कि क्या है। विनोद जी, ई कॉमर्स निर्यात में काफी संभावनाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एमएसएमईज के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स को लेकर कंसर्न्स रहते हैं। इस पर आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो, रेगुलेशंस हो, कंप्लायंस हो, ये एक स्वयं में एक, मेरे को लगता है इट्स लाइक अ सी वेयर देयर सो मेनी थिंग्स दैट वन नीड्स टू डू। चाहे फिर वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड हो, लेबलिंग हो, पैकिंग हो, पैसा कैसे आए, फिनेंस कहाँ से लें, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, इसमें जितनी भी पॉलिसीज हैं या गाइडलाइंस हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसमें हमको कुछ नया
ढूंढने की जरूरत नहीं है. पीपल दैट डू नॉट सप्लाई गुड्स टू एनीबडी अनलेस यू हैव अ लेटर ऑफ क्रेडिट. कैसे कैसे हम लोग बायर्स के साथ कंफ्यूजन अवॉइड करें, क्योंकि शिपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंश्योरेंस किसका है, कस्टम क्लियरेंस किसका ऑब्लिगेशन है. ये अगर 3 चीजें हम लोग क्लियर रखें तो एमएसएमईज को रेगुलेटेड मार्केट्स हो या अनरेगुलेटेड मार्केट्स हो, आप ईयू में बात करें या यूएस में बात करें, उसके लिए पहले तो हमको चाहे फिर वो सी हो, एफडीए हो, जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए वो तो करनी ही पड़ेगी. उसके बाद ये इनकोटर्म्स अगर हम क्लियर रखें और सिर्फ एलसी पे काम करें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में या रेगुलेशंस में या कंप्लायंस में. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप एक्सपोर्ट मार्केट्स की तरफ ध्यान देते हैं तो आपका फाइनेंशियल रिस्क कम है, आपकी फाइनेंशियल जो आप इंटरेस्ट भरते हैं वो कम है. क्रेडिट इंश्योरेंस, शिपिंग इंश्योरेंस, ये सब ऑलरेडी है जो फॉरेन बायर के डिफॉल्ट के अगेंस्ट या शिपिंग इश्यूज के अगेंस्ट आपको इंश्योर करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द बैंक्स, majority of the banks in India are very happy lending money to you for working capital or for raw material purchase, especially if you have export consignments, जिसको हम लोग प्री और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट बोलते हैं. विनोद जी, क्या मौजूदा माहौल में उद्यमियों के लिए शॉर्ट टर्म रणनीति अपनाना सही होगा, क्योंकि बदलावों की तेज रफ्तार के बीच लंबी अवधि की योजना बनाना मुश्किल हो रहा है? सबसे पहले कि 10 साल बाद, 1 डिकेड बाद आप क्या ऐसा बनाएंगे कि आप सस्टेन कर पाए उन 10 सालों के लिए मार्केट में. दूसरा है, जब जिस भी मार्केट को हम लोग ने समझा, चलिए ये हाई डिमांड है, लो एंट्री बैरियर कंट्री है, उसके कल्चरल प्रेफरेंसेस, यूजेज हैबिट्स, विजुअल एक्सपेक्टेशंस क्या है टारगेट मार्केट की, जिसका मतलब है कि आप प्रोडक्ट डिजाइन कैसे आप अडेप्ट कर रहे हैं उस टारगेट मार्केट के लिए, पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं, ब्रांडिंग कैसे अलाइन कर रहे हैं. जी, हर रीजन में रीजन स्पेसिफिक रेगुलेशंस और सर्टिफिकेशंस होती हैं, तो उनसे भी हमको वी हैव टू एडहियर टू देम. व्हाई? बिकॉज लेबलिंग, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल फीचर्स हर देश में कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत अलग है. तीसरी बात, जब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट साइज की, पैकेजिंग फॉर्मेट की, प्राइसिंग मॉडल की, तो लोकल बाइंग हैबिट्स और लोकल स्टैंडर्ड्स वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश करते हैं, जिसमें कहीं कहीं देश में बल्क पैक्स होते हैं जो होलसेल बायर्स या कस्टमाइज्ड रिटेल पैकेजिंग होती है जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट में लगती है एक्सपोर्ट मार्केट में. इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद कि आप जो है कम्युनिकेशन, चाहे फिर वो आपके प्रोडक्ट के मैनुअल्स हैं या आपकी पैकेजिंग के साथ जो आप हाउ टू यूज या ये सब दे रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करवाइए, लेबल्स को ट्रांसलेट करवाइए, प्रमोशनल कंटेंट को ट्रांसलेट करवाइए एक ही बार 10, 15, 20 लैंग्वेजेस में, ताकि आप मल्टीपल मार्केट्स में जा पाए. जो आज का बायर है, कंज्यूमर है, वो देखता है कि आप जो भी प्रोडक्ट आप या सर्विस उसको बेच रहे हैं या आप बना रहे हैं, तो क्या वो सस्टेनेबल है कि नहीं, क्या वो पर्यावरण को कहीं दूषित कर रही है या कर रहा है, क्या उसके हेल्थ पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, ये कहां से आ रहा है, हेरिटेज क्या है इस प्रोडक्ट का, क्या स्टोरी है. ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बन गए हैं एक्सपोर्ट मार्केट्स में. विनोद जी, माना जा रहा है कि ग्रोथ के अगले चरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग के साथ निर्यात अहम कड़ी होगी. ऐसे में आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स पर नजरिया दे सकें, आपका इनके साथ ग्राउंड पर काफी काम भी होता है. गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इसी पे काम कर रही है कि कैसे हम लोग हर एमएसएमई को उसका प्रोडक्ट बनाने में मदद करें, ताकि वो प्रोडक्ट सिर्फ लोकल स्टैंडर्ड का ना हो, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, जो इंडिया में भी यूज हो और बाहर भी यूज हो. हमारा जो मार्केट है, वी हैव ऑलरेडी ओपनड अप टू इंटरनेशनल enterprises. So there is a wave of enterprises that are coming from all over the world. और ये आके क्या कर रहे हैं, बेसिकली they are competing with our small enterprises, medium enterprises, micro enterprises wherever possible. तो उसके लिए भी हमारा हर एंटरप्राइज ग्लोबली कंपिटिटिव होना चाहिए. कितने नए एमएसएमईज को हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ
उनका फोकस कराएं। और इस में हम लोग कई राज्यों के साथ काम कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑल्सो क्लस्टर लेवल, जहां पे क्लस्टर्स हैं जो स्पेसिफिक जीआई प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिमांड में हैं कई जगह पे। तो व्हाट वी डू इज वी फाइंड आउट कि कौन से कंट्री में इस चीज की डिमांड हो सकती है, फिर वो डिमांड कैसे बिल्ड हो और कैसे इस क्लस्टर को हम लोग कनेक्ट करवाएं ऑर्डर्स के साथ, बायर्स के साथ। चलते हुए आप एक और पहलू पर राय दे सकें। माइक्रो यूनिट्स की एमएसएमईज में सबसे ज्यादा भागीदारी है। निर्यात बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्वालिटी अहम होगी। किस तरह स्मॉल बिजनेसेस क्वालिटी के कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं? क्वालिटी तो बेस है हर बिजनेस का। भारत पहली बार क्यूसीओज ला रहा है। देखिए, चाइना में आज की तारीख में 6000 क्यूसीओज हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं। सिमिलरली यूएस में करीबन 1300-1400 क्यूसीओज हैं। इंडिया में हम लोग पहली बार इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हर एमएसएमई क्यूसीओ, चाहे फिर वो लाजमी है या नहीं है, हर एमएसएमई क्यूसीओ को डिफाइन करके अपना बिजनेस, अपना प्रोडक्ट बनाएं। क्यों? क्योंकि तभी तो वो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं किसी स्टैंडर्ड का, तभी तो आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं। इंडिया का थैंकफुली एक 2 दर्जा ऊपर का स्तर है कंपेयर टू चाइना व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, और उसको अगर हम लोग रीइंफोर्स करें और उस पे और काम करें तो मुझे लगता है वी विल लीड द मार्केट्स ग्लोबली। विनोद कुमार, प्रेसिडेंट इंडिया एसएमई फोरम, एसएमई एक्सप्रेस में हिस्सा लेने के लिए आपका शुक्रिया। एमएसएमईज को हमारी ओर से शुभकामनाएं। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात होगी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स की। हमारे साथ होंगे पंकज चड्ढा, चेयरमैन ईईपीसी इंडिया। हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम बात करेंगे अब इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स की। इस क्षेत्र का कुल निर्यात में अहम योगदान है। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज चड्ढा, चेयरमैन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ईईपीसी इंडिया। हमें ज्वाइन करने के लिए पंकज जी शुक्रिया। पंकज जी, मौजूदा समय में ग्लोबल माहौल काफी अनिश्चित है। जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। ऐसे में कारोबार के समीकरणों पर भी इसका असर हो रहा है। एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी से आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? ईरान इजराइल में हमारा तकलीफ ये रहा है कि बेसिकली जो हमारा एक्सपोर्ट जो ईरान को है इंजीनियरिंग का, वो मोस्ट ऑफ इट इज वाया दुबई। इसलिए है क्योंकि हमारे जितनी भी इंजीनियरिंग कंपनीज है, वेदर बिग कंपनीज और स्मॉलर कंपनीज, बिकॉज ईरान इज अंडर द सैंक्शन लिस्ट, their banks will not handle Iranian documents. So what they are doing is they are sending it to Dubai, and then from Dubai it goes further ahead to Iran. If you see chapter 72, 73, 76 and machinery ke chapters also, there is a lot of export that is going to Dubai. पर आपको तो पता है कि दुबई का तो खपत तो है नहीं, ये जहां का है माल, ये जा रहा है ईरान में। अब वो हमारा बिजनेस फिलहाल, ये जब से इजराइल का अटैक हुआ है, वो बिजनेस अभी फिलहाल स्टैंड स्टिल पे आ गया है। होपफुली चीजें बैक टू नॉर्मल थोड़ी दिनों में आ जाएंगी। बैक टू नॉर्मल आने में टाइम लग गया, और हमें पता नहीं ईरान में क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, डेली लाइफ में क्या डिसरप्शन हुआ है। तो डेफिनेटली ये इंजीनियरिंग बिजनेस जो ईरान जाता है वाया दुबई, उस पर जरूर काफी इंपैक्ट पड़ा है। पंकज जी, यानी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से कारोबारी चुनौतियां बढ़ गई हैं। वहीं इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन को आप कैसे देखते हैं? टैरिफ जो है वो 2 टाइप की है। एक सेक्टोरल टैरिफ है जिसमें आता है सेक्शन 232, जो है स्टील प्रोडक्ट्स ऑफ स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स। ये सेक्टोरल टैरिफ में गिना जाता है, रेसिप्रोक। और उसके बाद जो सेक्टोरल टैरिफ पहले लगा 12 मार्च को स्टील प्रोडक्ट्स ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम, फिर 26 मार्च को लगा सेक्टोरल टैरिफ में ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स। सो एंड फिर जाके लिबरेशन डे को लगा रेसिप्रोकल टैरिफ।
अब हम ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि हम आपके सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस सेक्टर हैं, हम 25% ऑफ एक्सपोर्ट है, सेक्टोरल टैरिफ को जरूर लेके नेगोशिएशन होना चाहिए। पंकज जी, यूएस और यूके के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे क्या सिग्नल मिलते हैं? यूएस यूके का कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक बीटीए नहीं हुआ, एक छोटा सा एग्रीमेंट हुआ। बट पॉइंट क्या कि वो इंडिया को वैलिड इसलिए नहीं करता, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब इनिशियल एग्रीमेंट हुआ तब तो उन्होंने सेक्शन 232 को फुल एग्जेम्पशन दिया यूके को। हम खुश हो गए, हम बोले कि हमारे को भी सेम दे दीजिए आप, हमें भी सेक्शन 232 का पूरा एग्जेम्पशन दीजिए जो आपने यूके को दिया था। आई डोंट नो, वो तो मानेंगे नहीं, क्योंकि सिंपल बात यह है कि 232 इज स्टील, प्रोडक्ट्स ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम। हमारे को यूके को उन्होंने इसलिए दिया कि यूके के पास स्टील प्लांट ही नहीं है, तो एग्जेम्पशन देने में उनको कोई नुकसान तो नहीं था। हमारे पास तो स्टील प्लांट भी है, हमारे पास एल्यूमिनियम प्लांट भी है, हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ स्टील भी है, हमारे पास ऑटो भी है, हमारे पास ऑटो कंपोनेंट भी है। तो चाहे तो हम चाहेंगे कि हमारे को भी सेम ट्रीटमेंट दी जाए, बट लगता मुश्किल है। बट ये नहीं कि हमें टोटली भूल जाओ, ये भी ठीक नहीं हो, ये भी ठीक नहीं रहेगा। पंकज जी, इंडिया यूएस द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर इंडस्ट्री की नजर है, लेकिन आप ये बताएं कि तमाम घटनाक्रम के बीच यूएस के बायर से कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? पहले था 25% ड्यूटी, तो जब जो रास्ते में माल था पहले वो सेटलमेंट करने की बात आई कि भाई जो ये रास्ते में माल है जो 60 डेज में पहुंचेगा उसका क्या किया जाए। कोई आइटम जहां हम बहुत उनको जरूरत थी तो उन्होंने बोला चलो हम 20% मानेंगे, आप 5 ले लो। कुछ में कम हुआ, मोटा मोटा जाके लेट से हाफ में सेटल हुआ कि चलो यार आधा हम बेयर करते, आधा आप बेयर करो, चलो जो रास्ते में माल है उसको तो कंप्लीट करें, ठीक है। अब जैसे ही वो उसको चीज को सेटल ही कर पाए थे कि 25 का 50 हो गया। पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो तो थोड़े सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट में चले गए बोलो, या थोड़े पेंडिंग में चले गए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पंकज जी, जहां तक यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के साथ एफटीए की बात है, आप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबैम के संदर्भ में इसे कैसे देखते हैं, और एमएसएमईज इसको लेकर आखिर कितने जागरूक हैं, कितने तैयार हैं? आपकी राय। ईयू का सेटलमेंट मेरे ख्याल से जो भी एफटीए का ये साल में हो जाना चाहिए। दिस इज आवर होप, आई थिंक इट विल बी डन। सीबैम को लेके बात ये है कि हमारी एमएसएमई जो है वो अभी रेडी नहीं है इस चीज में, ये बात तो सही है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि फॉर एमएसएमई के लिए ये सीबैम की जो रिक्वायरमेंट है आप 3 इयर्स के लिए इसको पोस्टपोन कर सकते हैं क्या। दिस हैज बीन अ रिक्वेस्ट। होपफुली शायद ये मान जावे, अगर ये मान जावे तो आई थिंक एटलीस्ट फॉर आवर एमएसएमई ये राहत जो होगी हम, एंड अभी वी आर आस्किंग द गवर्नमेंट ऑल्सो कि भी वी विल ऑल, हमको क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो हमने मांगा है कि हम एमएसएमई वालों को सबको बोलेंगे कि आप अपने रूफटॉप सोलर लगाइए, अपनी यूनिट के ऊपर सोलर लगाइए, ताकि आपकी जो पावर जो कंजम्पशन है वो ग्रीन एनर्जी से होए, रिन्यूएबल एनर्जी से होए। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को ये भी बोला कि आप मुझे सब्सिडी नहीं दीजिए, जैसा प्रधानमंत्री की योजना चल रही है जो रूफटॉप सोलर की, हम सब्सिडी नहीं मांगते, हम ये मांगते हैं कि खाली हमें 100% टैक्स डेप्रिसिएशन दीजिए, पैसे हम ही लगाएंगे, बट एटलीस्ट हमें अगर 100% डेप्रिसिएशन दे देंगे तो एटलीस्ट ये रेवेन्यू में राइट ऑफ हो जाएगा। नेट जीरो में एमएसएमईज का खास रोल होगा। सोलर रूफटॉप से ग्रीन पर कदम बढ़ाने के साथ ऑपरेशनल कॉस्ट को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। पंकज जी, आप ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए ग्लोबल बाजारों में नई संभावनाओं को कैसे रीड कर रहे हैं? क्या क्या एफटीए इंडिया कर रहा है? एक तो बीटीए कर रहा है यूएसए के साथ, वो तो चल रहा है। एक ईयू के साथ एफटीए चल रहा है। अब हमने भी गवर्नमेंट को बोला कि हम यूएसए के ऊपर पूरा डिपेंड कर ही नहीं सकते अब, जिस सब हालात चल रहे हैं, तो हमें डी रिस्क तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम अभी लैटिन अमेरिका में जा रहे हैं और वहां हम एफटीए कर रहे हैं। हम एडवांस स्टेज ऑफ नेगोशिएशन है, इंडिया चिली एफटीए, इंडिया पेरू एफटीए। और अब हमने गवर्नमेंट से दरखास्त की है कि आप मेक्सिको के साथ भी एफटीए करिए, बिकॉज मेक्सिको एंड यूएसए का 0 ड्यूटी का एग्रीमेंट हो चुका है। सो जो माल मेक्सिको से बन के यूएसए जाएगा वो 0 ड्यूटी है। तो हम चाहते हैं कि मेक्सिको में काफी
बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन गया है। तो हम चाहते हैं कि हम अगर मेक्सिको के साथ एफटीए कर पाए तो हमारा स्टील, प्रोडक्ट्स ऑफ स्टील, ऑटो कंपोनेंट मेक्सिको में जाएगा, जो फिर इवेंचुअली वो मैन्युफैक्चर करेंगे, ऑटो में डालेंगे, वाइट गुड्स में डालेंगे। जितने भी ऑटो कंपोनेंट वाले भी है, उन्होंने भी एक मेक्सिको में अपने प्लांट्स लगा लिए। तो ये होगा कि अगर हमारा इनके साथ हो जाएगा तो फिर हमारा माल मेक्सिको तो एटलीस्ट जाएगा जीरो ड्यूटी, ज्यादा खपत होगी, इवेंचुअली तो माल यूएस से जाएगा मैन्युफैक्चर करके, रूट करके नहीं। मुझे लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट, मेक्सिको का एक्सपोर्ट एटलीस्ट डबल तो हो सकता है। अंत में पंकज जी, आप ये बता सकें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए का फायदा लेने के लिए आप मानते हैं एमएसएमईज को हैंड होल्डिंग की जरूरत होगी? नहीं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एमएसएमई के पास ये जो हम कर रहे हैं, इस बात को हम पहुंचा नहीं पाए तो फिर हमारी बात तो आधी रहेगी, अधूरी रहेगी। तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम नॉट ओनली जस्टिस इज डन बट जस्टिस इज सीम टू बी डन आल्सो फ्रॉम आवर एमएसएमईज। दे शुड आल्सो बी अवेयर कि भी हम क्या क्या कर रहे हैं उनके लिए और कहाँ हम पहुंच सकते हैं। वो तो इंपॉर्टेंट है कि हम एमएसएमई को साथ लेके चले, उनका सहयोग लेके चले, उनका सपोर्ट लेके चले, ताकि देश भी बढ़े और एमएसएमई भी आगे बढ़े। आपको चेंज तो होना पड़ेगा, आप पुराने सेटअप में तो नहीं चल सकते। अब देश बदल रहा है, पूरी इकोसिस्टम बदल रही है, तो बदलना तो आपको भी पड़ेगा। चेंज इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो बट डेफिनेटली वी विल बी देयर टू सपोर्ट, डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा, पर आपको मन तो बनाना पड़ेगा कि हमें भी टाइम के साथ आगे बढ़ना है। हमने गवर्नमेंट को बोला कि आप एमएसएमई के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन वापस शुरू करिए, होपफुली नेक्स्ट मंथ या में आ जाना चाहिए। तो क्लीन एनर्जी के लिए आप 100% डेप्रिसिएशन दीजिए, ताकि वो एटलीस्ट रूफटॉप सोलर लगा सके, अपनी पावर कॉस्ट कम सके। तो ये सब चीजें तो चल ही रही है, एंड एमएसएमई का सपोर्ट भी चाहिए और एमएसएमई का माइंडसेट भी थोड़ा तो बदलना पड़ेगा। एसएमई एक्सप्रेस में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि बदलावों के दौर में एमएसएमईज देखकर समझकर रणनीति बनाएंगे। फिलहाल ग्लोबल ट्रेड पर 360 डिग्री नजरिया देने के लिए पंकज चड्ढा, चेयरमैन ईईपीसी इंडिया, आपका शुक्रिया। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।